नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है सुहाग। कहानी अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो तुम। ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मेरे दिवंगत बेटे की आत्मा को तकलीफ हो, समझी? और सुहागन स्त्री को अपना चेहरा सुबह सुबह बिल्कुल मत दिखाना। अनिरुद्ध, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। वापस आ जाओ ना। सुनो, आप वापस आ जाओ। मुझे आपकी जरूरत है और हमारे बच्चे को भी। आप लौट आओ प्लीज। विलाप करती निहारिका पति अनिरुद्ध के पार्थिव शरीर से लिपट गई। बड़ी ननद शिखा उसे खींचकर अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निहारिका ने अनिरुद्ध का हाथ नहीं छोड़ा। शिखा ने लाचारी से अपनी माँ ललिता देवी की तरफ देखा। ललिता देवी शोक प्रकट करती महिलाओं की भीड़ में से उठकर आईं और पति को अंतिम पलों में निहारती निहारिका को झटके से खींचकर अलग कर दिया। निहारिका को लगभग घसीटते हुए ललिता देवी अंदर ले आईं। हमेशा चहकने वाला अनिरुद्ध आज कितना शांत लेटा हुआ है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। अपनी पत्नी निहारिका और उसके गर्भ में पल रहे 3 महीने के अपने बच्चे से भी उसे कैसे झटके से मोह भंग हो गया। अभी 3 साल भी तो नहीं हुए थे उसकी शादी को, और यह वज्रपात। 28 वर्ष की उम्र में तो निहारिका की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई थी, और उसने इसी उम्र में सुहाग के लाल रंग से लेकर विधवा के सफेद रंग तक सब कुछ देख लिया। निहारिका कैसे स्वीकार कर ले नियति के इस कठोर फैसले को? लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं है। अनिरुद्ध की पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा की तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे छोटे भाई विकास ने अपना सिर मुंडवाकर बड़े भाई को आखिरी विदाई दी। ललिता देवी और शिखा बार बार बेहोश होते निहारिका को पकड़कर पति के अंतिम दर्शनों के लिए ले आई, तो निहारिका का दारुण क्रंदन सुनकर वहां उपस्थित सभी महिलाएं और पुरुष भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। निहारिका की बिंदी तो आंसू के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। शिखा ने बड़ी निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियां भैया के सिरहाने छोड़ दी। ललिता देवी ने पांव की बिछियां खींचकर निकाली और फेंक दी। निहारिका चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी। नहीं कह पाई कि अनिरुद्ध को तो बहुत शौक था उसे भर भर हाथ चूड़ियां पहने देखने का। कोई जाकर देखे तो सही कि उसकी ड्रेसिंग टेबल कैसे भरी पड़ी है रंग बिरंगी चूड़ियों से। लेकिन शब्द भी निशब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदाई दी, हर आंख नम हो गई। निहारिका चीख मारकर नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे के बाद निहारिका को होश आया तो उसने खुद को मोहल्ले की औरतों से घिरा हुआ पाया। उसने घबराकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वह इस निर्मम सच्चाई का सामना करने से कतरा रही थी। ओके बाय। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। उस दिन अनिरुद्ध ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा था। हाँ बाबा, और हाँ आप भी पहुंचते ही फोन कर देना। जवाब में निहारिका भी मुस्कुराई थी और अनिरुद्ध ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी थी। निहारिका अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी। बरसों से चला आ रहा था यह संवाद आज भी दोनों के बीच में रिपीट हुआ था, लेकिन तब निहारिका कहाँ जानती थी कि यह उनका आखिरी संवाद होगा। इससे पहले रोज की तरह अनिरुद्ध का ऑफिस पहुंचने का फोन आता, निहारिका के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। क्या आप अनिरुद्ध जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज की गंभीरता से निहारिका सहम गई थी। जी जी, वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? निहारिका की छठी इंद्रिय उसे अशुभ होने का कुछ संकेत दे रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर मेट्रो हॉस्पिटल आया हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। सुरेश ने दूसरे किनारे से एक सांस में सब कह डाला। निहारिका तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऑटो में बैठती उसने विकास को भी फोन कर दिया और तुरंत आने को कहा। भागते दौड़ते वह हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है।
निहारिका पथराई से हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज करती रही। अब तक यह बात सब जगह फैल गई थी। अनिरुद्ध के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी सहायता से अनिरुद्ध की बॉडी को एम्बुलेंस से घर लाने की कवायद हुई। कुछ औरतें निहारिका को घर ले आईं और फिर जो कुछ हुआ वो तो अब तक निहारिका की आंखों से रिस ही रहा है। वे लोग आ गए। चलो पहले निहारिका नहा ले, फिर एक एक कर बाकी तुम लोग भी नहा लो। ललिता देवी ने शिखा को इशारा करके निहारिका को बाथरूम में ले जाने को कहा। निहारिका अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी मत पहनना, कोई लेस वेस या गोटा किनारी ना लगी हो, ये जरूर देख लेना। ललिता देवी का यह आदेश सुनकर निहारिका सोच में पड़ गई। कच्चा पक्का तो कभी उसने सोचा ही नहीं था। अनिरुद्ध तो उसे हर रंग के कपड़े ला कर देता था, काले से लेकर सफेद तक, किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। ललिता देवी ने आकर एक हल्के रंग की प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। निहारिका स्नान घर की तरफ चल दी। आईने में अपना चेहरा देखकर निहारिका डर गई। सूनी मांग और बिंदी विहीन माथे वाला चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें वहां से फेर कर बंद कर ली और आईने पर तौलिया डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। ललिता देवी और शिखा किसी खास मंत्रणा में मशगूल थी। निहारिका किसी मूर्ति के समान आसन में आंगन में जड़वत बैठी हुई थी। वह रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखें पथरा गई थी। उसका शरीर अब आराम करना चाहता था। शरीर का पोर पोर दर्द कर रहा था और चाहती थी कि वह वहीं लेट जाए, लेकिन ललिता देवी ने कहा था, बिना मुझसे पूछे कोई काम न करना। ऐसा ना हो कि किसी की नासमझी के कारण मेरे दिवंगत बेटे की आत्मा को तकलीफ हो। इसलिए निहारिका सास के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। ललिता देवी की आवाज सुनकर निहारिका अपने कमरे की तरफ चली। पलंग पर नहीं, तुम यही आंगन में बिछी दरी पर सोना, यही रिवाज है, ललिता देवी बोली। निहारिका की कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने सूनी सूनी आंखों से सास ललिता देवी की तरफ देखा और बिना तकिए के ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आंख खुलते ही निहारिका का जी मिचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्किट जरूर चाय के साथ खा लिया करो, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कही हिदायत याद आते ही निहारिका किचन की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज को। गौ ग्रास से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। सास ललिता देवी की कड़कती आवाज सुनते ही बिस्कुट का डब्बा उठाती निहारिका के हाथ कांप गए। क्या यह वही मांझी है जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनुहार कर करके चाय और बिस्किट खिलाती थी? सास का यह रूप देखकर निहारिका हैरान थी। वह चुपचाप किचन से बाहर आ गई और आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। किचन धोई गई, फिर खाना बना, पहले गौग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। ये सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियाँ करती निहारिका बेहाल हो गई, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। दोपहर बाद शिखा उसके लिए एक प्लेट में उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी एक रोटी लेकर आई। मन हो ना हो लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी ज्यादा जब शरीर में एक और जान पल रही हो। निहारिका ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई आई। अनिरुद्ध कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसकी आंखें फेरती सबका नजरिया एक ही दिन में इतना बदल गया। जो माजी उसे खा ले कहती नहीं अघाती थी, वे आज देख भी नहीं रही हैं कि वह खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसू और 2 घूंट पानी के साथ निहारिका ने दुख और किसी तरह निगलकर प्लेट एक तरफ सरका दी। निहारिका 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब राग रंग भस्म हो जाते हैं, समझी? ललिता देवी ने उसकी झूठी प्लेट की तरफ नजर डाली और शिखा को प्लेट उठाने का इशारा किया। फिर पंडित जी को क्यों 5 भोग खिलाए जा रहे हैं? निहारिका ने अपने मन में उठे सवालों को वहीं का वहीं दफन कर दिया। सोच में सिर्फ एक ही बात थी, कहीं अनिरुद्ध की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। पहाड़ से दिन काटे नहीं कट रहे थे। निहारिका को सख्त हिदायत थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और सफेद रंग के कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाए।
उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री न देख ले या कोई पुरुष उसे छू ना जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघी तौलिए तक को सबसे अलग रखा जाता था। दिन भर शोक जताने वालों का आना जाना लगा रहता था। निहारिका को हर एक के सामने अपना कलेजा चीर कर दिखाना होता था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आने जाने वालों की संख्या से निहारिका को अंदाज हो गया था कि समाज में अनिरुद्ध का कद कितना बड़ा था। दूर दूर से उसके फ्रेंड्स भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे थे। कुछ निहारिका तक पहुंच पाते तो कुछ बाहर पुरुषों की बैठक से ही लौट जाते थे। भाभी, यह अनिरुद्ध भैया के फेसबुक फ्रेंड हैं, राजीव, काशी से आए हैं। शिखा के यह कहने पर घुटनों में सिर दिए बैठी निहारिका ने मुंह उठाकर देखा। अनिरुद्ध के ही हम उम्र दो नौजवान नम आंखें लिए हाथ जोड़े खड़े थे। एक नौजवान विदेशी लग रहा था। निहारिका ने भी हाथ जोड़कर अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। भाभी जी, जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे सहेजने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अनिरुद्ध मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बेशक हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। राजीव निहारिका के पास बैठ गया। उसने बताया, ये मेरा दोस्त जेम्स है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है, भारतीय दर्शन शास्त्र पर शोध कर रहा है। असल भारत की परंपराएं और रीति रिवाज जानने की जिज्ञासा लिए गांव गांव शहर शहर भटकता रहता है। इसे भी मैं अपने साथ ले आया। निहारिका ने जेम्स की तरफ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। निहारिका ने देखा, भूरे बालों वाले जेम्स ने अपने कान पर छेद करवाकर सोने की बाली पहन रखी है। दाहिने हाथ की कलाई और बाएं हाथ की भुजा पर विदेशी भाषा में लिखे हुए कुछ शब्दों के टैटू बनवा रखे थे, जिनके अर्थ निहारिका की समझ से परे थे। हौजरी की पतली सी सफेद टी शर्ट और फुल्ली रगेड जीन्स में वह सचमुच सबसे अलग दिख रहा था। सास ललिता देवी की चुभती नजरें महसूस करके निहारिका ने जेम्स पर से अपनी निगाहें हटा ली और फिर से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। तभी निहारिका को उबकाई सी आ गई और वह भागकर वॉश बेसिन की तरफ गई। उल्टी करके पलटी तो देखा कि जेम्स पानी का गिलास लिए खड़े था। निहारिका को जेम्स की यह हरकत बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे जेम्स के कोमल हृदय होने का एहसास जरूर हो गया था। उसने चुपचाप पानी के 2 घूंट लिए और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। राजीव जी, आप लोग खाना खा लीजिए। शिखा राजीव और जेम्स को खाने के लिए ले गई। जेम्स ने निहारिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। आपने खाया? निहारिका से उसे कोई प्रत्युत्तर का भाव नहीं मिला। राजीव की ट्रेन दूसरे दिन सुबह की थी। पूरे 22 घंटे जेम्स को निहारिका के घर ही रहना था। उसकी आंखें हर गतिविधि का भरपूर अवलोकन कर रही थी, लेकिन भाषाई समस्या के कारण वह अधिक कह सुन नहीं पा रहा था। बार बार निहारिका की तरफ उठती उसकी आंखों में निहारिका के प्रति सहज संवेदना झलक रही थी। एहसासों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत भी कहाँ होती है। रात को खाना खाने के बाद शिष्टाचारवश जब जेम्स अपनी झूठी प्लेट सिंक में रखने गया तो उसे ललिता देवी और शिखा की फुसफुसाहट हिंदी में होने के कारण समझ में नहीं आई, लेकिन उसे समझ में इतना जरूर आया कि कुछ शब्द जैसे एबॉर्शन, निहारिका आदि जैसे। इससे उसने अनुमान लगाया कि ये बातें या फिर पारिवारिक फैसले शायद निहारिका को लेकर ही हो रहे हैं। निहारिका के प्रति उसकी सहानुभूति और भी अधिक गहरी हो गई। भाभी, हम चलते हैं। आप अपना और हमारे भाई की निशानी का जरूर ख्याल रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर बेहिचक याद कर लेना। राजीव अगली सुबह निहारिका से विदा लेना आया। उसके पीछे हाथ जोड़े जेम्स भी खड़ा था। निहारिका मुंह से कुछ भी नहीं बोली, बस अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। भाई की निशानी पता नहीं बचेगी भी या नहीं, जेम्स मनी मन सोच रहा था। अनिरुद्ध की 13वीं में निहारिका के ऑफिस के भी कुछ लोग आए। औपचारिकता वाली बातें सुन सुनकर वह थक चुकी थी। मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेंगी? निहारिका के सीनियर मैनेजर सुभाष ने पूछा। इस बारे में हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है। फिलहाल 6 महीने तो भाभी का कहीं आना जाना संभव नहीं है। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। निहारिका के मुंह खोलने से पहले ही शिखा ने जवाब दे दिया। निहारिका, जो भी करना हो सोच समझ कर करना। आपका एक फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो सकता है। उसके सीनियर सुभाष ने उसे सचेत किया, लेकिन निहारिका तो अपने दुख में ऐसी डूबी हुई थी कि उसे न तो कुछ सुनाई दे रहा था
और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। बस मशीन की तरह जो भी आज्ञा उसे दी जा रही थी बस करती जा रही थी। अवचेतन मन में कहीं न कहीं यह बात भी थी कि उसके हठ या नादानी के कारण उसके अनिरुद्ध की आत्मा को कोई तकलीफ न पहुंचे। बस निहारिका, आज शोक उतारने की रस्म होगी। तुम्हें अपने मायके जाकर वापस आना है। वहां नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा मुंह कोई भी सुहागन स्त्री ना देखे, तुम्हारी माँ भी नहीं, वरना बड़ा अपशकुन होगा। सास ललिता देवी ने एक रोज उसे कहा, जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, उसका मुंह भला माँ के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? निहारिका विस्मित थी, लेकिन तर्क वितर्क करना तो जैसे वह भूल ही चुकी थी। अनिरुद्ध को गए 1 महीना हो चला था। निहारिका के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था कि जब तब आंखों के रास्ते बरस ही पड़ता था। निहारिका किससे अपने दिल का हाल कहे, किससे अनिरुद्ध की यादों को बांटे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास के मोहल्ले के लोग भी उससे कटे कटे जैसे रहते। सास तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी और सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वह सारा दिन अकेली ही अपने कमरे में बैठी दीवारें ताकती रहती। एक दिन हाथ में मोबाइल लेकर वह पति की कुछ फोटो को देख रही थी कि फेसबुक पर जेम्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर निहारिका को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने वह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग मी एज अ फ्रेंड। तुरंत मैसेंजर पर जेम्स का मैसेज उभरा। निहारिका बिना कोई रिप्लाई दिए ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई। हेलो, हाउ आर यू? हैव यू स्टार्टेड ऑफिस गोइंग? कैन वी चैट ऑन फोन? प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर। दूसरे दिन सुबह जेम्स के इतने सारे मैसेज देखकर निहारिका मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उसने अपना मोबाइल नंबर उसे मैसेज कर दिया। रात 11 बजे जब सब सो गए तब निहारिका ऑनलाइन थी। मे आई कॉल यू जेम्स? जेम्स का मैसेज दिखाई दिया। ओके, निहारिका ने रिप्लाई करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मोबाइल घर घर आया। अनजान नंबर था। निहारिका ने कॉल रिसीव की। ये जेम्स ही था। थोड़ी देर बाद औपचारिक बातें हो गई। निहारिका को जेम्स से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी टच में रहने की परमिशन लेने के बाद जेम्स ने फ़ोन रख दिया। अब हर रोज देर रात जेम्स के फ़ोन आने लगे। निहारिका को भी उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। जेम्स टूटी फूटी हिंदी में उससे पूरे दिन का ब्यौरा पूछता और निहारिका टूटी फूटी इंग्लिश में उसे बताती। हो सकता है यह बातचीत जेम्स के लिए उसके शोध का एक हिस्सा मात्र हो, लेकिन निहारिका उससे बात करके बेहद तनाव मुक्त महसूस करने लगी थी। अनजान व्यक्ति के सामने खुलना वैसे भी काफ़ी राहत भरा होता है, क्योंकि यहाँ राज के जग जाहिर होने का डर जो नहीं होता। अनिरुद्ध तो अब रहे नहीं। निहारिका का यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन बेटी से मिलने आए निहारिका के माँ पापा ने सास से इजाज़त मांगी। निहारिका भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ दिनों बाद विकास इसे आपके पास छोड़ आएगा। ललिता देवी ने कुछ सोचते हुए कहा। निहारिका के माँ पापा खाली हाथ लौट गए। क्यों ना निहारिका को विकास के नाम की चुनरी उड़ा दी जाए। बात घर के घर में ही रह जाएगी। एक रात ललिता देवी ने अपने पति आलोक जी से जिक्र किया। आलोक जी को भी पत्नी की बात में दम लगा। लेकिन क्या विकास और भाई साहब इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके भी तो अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। कौन जाने विकास ने किसी को पहले ही पसंद कर रखा हो। आलोक जी ने आशंका जताई। ठीक है, मैं कल ही विकास से बात करके देखती हूँ। ललिता देवी ने अपने पति को आश्वस्त किया। चाची जी, मैं भाभी को अपनाने के लिए सोच तो सकता हूँ, लेकिन यह बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चे को लेकर आज भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला मेरी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए नासूर बन सकता है। यह किसी के भी हित में नहीं होगा, ना मेरे, ना निहारिका और ना ही बच्चे के। तो ठीक है ना, अभी तो ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। मैं किसी डॉक्टर से बात करके इसका गर्भपात कराने का इंतज़ाम करती हूँ, ललिता देवी ने कहा। निहारिका को उड़ती उड़ती बात कानों में सुनी तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अनजाने ही पारिवारिक बातचीत में उठे इस मुद्दे पर हो रही बहस उसके कानों में पड़ गई थी। जेम्स, I am in trouble. My family has decided to abort my baby.
रात में निहारिका ने सिसकते हुए जेम्स को फोन पर बताया, ओह माय गॉड, हाउ दे डू दिस? निहारिका, my dear, I am feeling so helpless. But listen, you should go to your mom. She must help you. जेम्स ने निहारिका को अपनी मजबूरी तो बताई, लेकिन साथ ही उसे रास्ता भी सुझा दिया। दूसरे दिन निहारिका ने अपनी माँ को फ़ोन करके मायके जाने की इच्छा जता दी और 2 दिनों के बाद ही उसके पापा उसे ससुराल से मायके ले गए। वैसे निहारिका, तुम्हारी सास और विकास का फैसला मुझे सही लग रहा है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बच्चे तो और हो जाएंगे। तुम्हें विकास के फैसले में सहयोग करना चाहिए। माँ ने भी जब निहारिका को दुनियादारी समझाने की कोशिश की तो वह तो टूट ही गई। प्लीज़ जेम्स, जस्ट गाइड मी। व्हाट शुड आई डू नाउ? आई वॉन्ट टू कीप माई चाइल्ड। रात को निहारिका जेम्स से बातें करते हुए फक कर रो ही पड़ी। वुड यू लाइक टू मैरी मी? आई विल एक्सेप्ट दिस बेबी। जेम्स ने बिना किसी लाग लपेट के कहा तो निहारिका तो चौंक ही गई। आर यू ओके निहारिका? यू नो वॉट यू आर सेइंग? निहारिका ने पूछा। यस, आई नो वॉट आई सेड, जेम्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ओके, देन कम टू मीट माई फैमिली। निहारिका ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसे आमंत्रित कर दिया। अगले ही सप्ताह जेम्स और राजीव निहारिका के घर आए। तुम पागल हो गई हो निहारिका? जानती हो इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? जेम्स तो आज यहाँ है, कल अपने देश चला जाएगा। क्या तू हमसे दूर पराये देश में रह पाएगी? कहीं तुम्हारे प्रति जेम्स का मन बदल गया तो हम तुम्हारी सहायता करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। पापा ने उसे समझाया और चेता भी दिया। कल किसने देखा है पापा? क्या हमने अनिरुद्ध को लेकर कभी यह कल्पना की थी कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना, तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए पापा, यह अनिरुद्ध की आखिरी निशानी है। कहते कहते निहारिका रो ही पड़ी थी। पापा निशब्द थे। कमरे में सिर्फ निहारिका की सिसकियां गूंज रही थी। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी में साथ नहीं दे सकते निहारिका। जान ना पहचान ऐसे ही कैसे किसी परदेसी के साथ शादी के तुम्हारे फैसले को मान ले? तुम खुद भी तो जेम्स को कितना जानती हो बताओ? एक बार तो उजड़ चुकी हो, तुम्हें दोबारा उजड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। बेहतर है तुम विकास के बारे में सोचो। बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। माँ ने भी शब्दों को कठोर करते हुए पापा की हाँ में हाँ मिलाई। बात नहीं बनी। न तो निहारिका मम्मी पापा के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाई और न ही भाषा की समस्या के कारण जेम्स उनका विश्वास जीत सका। राजीव की मध्यस्थता भी काम नहीं आई। दोष तो किसी का भी नहीं था। कैसे कहा जा सकता है कि किसका दोष था? बेटी के माँ बाप थे, फिक्रमंद होना लाजमी था। सभी माँ बाप शायद ऐसे ही करते होंगे। जेम्स को निराश वापस लौटना पड़ा। बातों के पांव भले न हो, लेकिन उनकी गति बहुत तीव्र होती है। निहारिका और जेम्स के बारे में जब उसके ससुराल वालों को पता चला तो बड़ा बवाल मचा। सास ललिता देवी ने तो कुलक्षणी कहते हुए उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। निहारिका अकेली जरूर हो गई थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। हालांकि माँ अब भी चाहती थी कि निहारिका विकास से शादी करके उसी घर में वापस चली जाए। आखिर देखा भाला परिवार है, अनहोनी तो किसी के भी साथ हो सकती है। इधर निहारिका के गर्भ का आकार बढ़ता जा रहा था और उधर उस पर माँ का दबाव भी, विकास से शादी करने का और बच्चा गिराने का। लेकिन निहारिका किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकी। तनाव अधिक बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहने लगी। जेम्स का शोध कार्य लगभग पूरा होने को था। इसके बाद यदि वह चाहे तो उसे स्थायी तो फिलहाल नहीं, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहीं यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल सकती थी। और औरों को भरोसा हो न हो, निहारिका को उस पर पूरा भरोसा था। प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। बच्चे की दादी ने तो उससे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे। नानी भी निहारिका के पास नहीं थी। जेम्स और राजीव ने ही आकर सारा काम संभाला। निहारिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नर्म सी फूल सी बच्चे को गोद में लेकर जेम्स आश्चर्य से अपनी भूरी आंखें चौड़ी कर रहा था। इज दिस रियली माइन? जेम्स ने बच्ची को चूमते हुए निहारिका की तरफ सवाल उछाला। किसके साथ किसका रिश्ता कब और कैसे बन जाता है कोई नहीं जानता,
यह बच्ची उसके और अनिरुद्ध के प्रेम की निशानी है, लेकिन आज नियति ने उसकी बच्ची को जेम्स के रूप में पिता की छत्रछाया दी है। सब संयोग की बातें हैं, यह सोचकर निहारिका मुस्कुरा दी। जेम्स, निहारिका और यह बच्ची मेरे दोस्त की निशानी है। इन्हें हिफाजत से रखना मेरे दोस्त। राजीव ने जेम्स को गले लगाकर नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। जेम्स कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि अब निहारिका उसकी हो चुकी है। उसने निहारिका को बाहों के घेरे में ले लिया। निहारिका ने भी मुस्कुराकर अपना एक हाथ जेम्स की तरफ और दूसरा हाथ बच्ची के इर्द गिर्द लिपटा लिया। नातिन के जन्म की बात सुनकर निहारिका के माँ पापा खुद को रोक नहीं पाए। उसके माँ पापा ने भी अपनी बेटी और उसके होने वाले विदेशी पति को अपना लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि उनकी बेटी को जेम्स से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। और सभी की बंद आंखों से खुशी की बूंदें छलकने लगी थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधीर कुमार की लिखी कहानी सुहाग। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने मन में उठे प्रश्नों के उत्तर खुद ही कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।